नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में कई महान नायक हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे अंग्रेजी हुकूमत अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन मानती थी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए नेताजी बन गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक शेर की दहाड़ थी जिसने सोते हुए देश को जगा दिया और एक पूरे साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। ये आवाज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे एक इंसान की आवाज एक सल्तनत के लिए खतरा बन गई। उन्हें यूं ही शेर नहीं कहा गया। उनकी सोच, उनका जज्बा, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ बाकियों से बिल्कुल अलग था। जहां कई लोग सिस्टम के अंदर रहकर आज़ादी की बात कर रहे थे, वहीं उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव पर सीधा हमला किया। उन्होंने देशवासियों के दिलों में आज़ादी की वो ज्वाला जलाई जो शांति से नहीं बल्कि संघर्ष से हासिल की जानी थी। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो सवाल ये उठता है कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर क्रांति की ये आग, ये चिंगारी आखिर आई कहां से? इसका जवाब हमें मिलेगा उनके बचपन की कहानियों में। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। पिता एक नामी वकील और मां बेहद धार्मिक और अनुशासन प्रिय। ऐसे घर में 23 जनवरी 1897 को सुभाष का जन्म हुआ, लेकिन इस बच्चे का मन खिलौनों में कम और देश के लिए त्याग और बलिदान की कहानियों वाली किताबों में ज्यादा लगता था। यही बचपन में ही वो नींव पड़ रही थी जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने वाली थी। ये सवाल देखिए, ये किसी बड़े दार्शनिक का नहीं बल्कि एक बच्चे के मन का सवाल है। रामायण और महाभारत पढ़ते हुए वो अक्सर सोचते थे, क्या आज के जमाने में भी ऐसे योद्धा जन्म ले सकते हैं जो देश के लिए अपनी जान दे दें? शायद उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था कि वो खुद ही इस सवाल का जवाब बनने वाले हैं। और फिर वो दिन आया जब ये चिंगारी पहली बार भड़की। जगह थी कोलकाता का मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज। एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों का सरेआम अपमान किया। क्लास में शायद बाकी सब चुप रह गए, लेकिन एक आवाज थी जो खामोश नहीं रही, और वो थी युवा सुभाष की। उन्होंने भरी क्लास में उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा दी। इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक विद्रोही को अच्छा सबक सिखा दिया, लेकिन असल में उन्होंने एक चिंगारी को आग बना दिया था। इस सजा ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया, बल्कि आजादी की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सुभाष चंद्र बोस को एक आम होनहार नौजवान से एक महानायक बना देती है। ये कहानी है उनके जीवन के सबसे बड़े फैसले की, एक ऐसे त्याग की जिसे आज भी याद किया जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4। ये कोई मामूली रैंक नहीं थी। ये उस जमाने की सबसे मुश्किल और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS में उनकी रैंक थी। ये वो नौकरी थी जिसे पाना हर भारतीय का सपना हुआ करता था, जो अंग्रेजी हुकूमत में सत्ता और सम्मान की गारंटी थी। मतलब भविष्य के सारे दरवाजे उनके लिए खुल चुके थे। सोचिए जरा, उनके सामने क्या था? एक तरफ थी शानदार नौकरी, मोटी तनख्वाह और ब्रिटिश सरकार में बड़ा रुतबा। एक ऐसी जिंदगी जहां आराम भी था और ताकत भी। उन्हें बस हां कहना था और ये सब उनका हो जाता। लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो गया। क्या उन्हें अंग्रेजों की गुलामी करके, उनकी नौकरी करके अपनी ही देशवासियों पर शासन करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल था जो उनके ज़मीर को लगातार कचोट रहा था। और उनका जवाब था नहीं, बस एक शब्द। और इस एक शब्द में उन्होंने उस सुनहरे भविष्य को ठुकरा दिया जिसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते थे। उनका मानना साफ था, गुलामी में जी रहे देश की सेवा करने से बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। 1921 में ICS से इस्तीफा देकर उन्होंने सिर्फ एक नौकरी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने पूरे देश को एक पैगाम दिया था कि देश की आज़ादी किसी भी नौकरी, किसी भी आराम और किसी भी पद से बहुत बढ़कर है। तो अब भारत लौटकर उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। उनका नया रणक्षेत्र था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच था। कांग्रेस में आकर उनका सामना हुआ महात्मा गांधी के विचारों से। यहां एक बात तो साफ थी, मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की पूरी आज़ादी। लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा और शांति का सिद्धांत था, तो दूसरी तरफ बोस का मानना था कि जिस दुश्मन ने ताकत के दम पर देश पर कब्जा किया है, वो सिर्फ ताकत की ही भाषा समझेगा।
कांग्रेस में उनकी जोशीली और क्रांतिकारी सोच ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। नतीजा ये हुआ कि 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और फिर 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर वो दोबारा जीत गए। लेकिन अब मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि साथ काम करना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, ताकि वो अपने रास्ते पर बिना किसी रोक टोक के चल सकें। चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से में चलते हैं। एक ऐसा पलायन जो किसी भी जासूसी फिल्म की कहानी को टक्कर दे सकता है। ये नेताजी के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ऐसे में अंग्रेज सरकार अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुला कैसे छोड़ सकती थी? उन्होंने नेताजी को कोलकाता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा। ऐसा लग रहा था कि अब यहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन शेर को भला कब तक पिंजरे में कैद रखा जा सकता था? 1941 की एक रात अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर नेताजी भेष बदलकर अपने ही घर से गायब हो गए। कभी पठान तो कभी साधु का रूप धरकर उन्होंने हजारों किलोमीटर का खतरनाक सफर तय किया और आखिरकार जर्मनी पहुंचे। मिशन वही था, भारत की आजादी। लेकिन अब ये लड़ाई दुनिया के मंच पर लड़ी जानी थी। तो क्या एक अकेला इंसान अपने साहस के दम पर एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? नेताजी का पूरा जीवन ही तो इस सवाल का जवाब है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब इरादे फौलादी हों और दिल में देश के लिए सच्चा प्यार हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि इस बात का जिंदा सबूत है कि एक अकेला इंसान भी दुनिया बदलने का दम रखता है। तो बात शुरू होती है साल 1941 की एक सर्द रात से। जगह थी कलकत्ता। चारों तरफ ब्रिटिश हुकूमत का कड़ा पहरा था और उसी पहरे के बीच अंधेरे में कोई था जो भारत की किस्मत का एक नया पन्ना लिखने के लिए निकल पड़ा था, सबकी आंखों में धूल झोंक कर। देखिए, ये कोई मामूली फरारी नहीं थी। ये तो जैसे पूरे देश की उम्मीद अंधेरे से निकल रही थी। और वो शख्स थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम और आप, पूरी दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। तो उनका ये निकलना, ये ऐतिहासिक फरार असल में एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी जंग की जिसे भारत की जमीन से बहुत दूर पूरी दुनिया में लड़ा जाना था। और यहीं से शुरू हुई उनकी आज़ादी की वैश्विक खोज। नेताजी का विजन बिल्कुल क्लियर था। लड़ाई सिर्फ देश के अंदर रहकर नहीं जीती जा सकती, हमें दुनिया के मंच पर जाना होगा। पूरी दुनिया से अपनी आज़ादी के लिए मदद मांगनी होगी। और यही सोच, यही खोज उन्हें हजारों हजार मील दूर ले गई। सोचिए, वो सफ़र कितना मुश्किल और जोखिम भरा रहा होगा, पर वो जर्मनी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया। हिटलर जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर से मिले, भारत की आज़ादी का केस उनके सामने रखा। लेकिन इन सब के बीच उनका सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार बना रेडियो। जो बर्लिन रेडियो से उनकी दमदार आवाज गूंजती, भारत उठो, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करो, तो यहां हिंदुस्तान में करोड़ों दिलों में जैसे एक तूफान सा उठ जाता था। वो आवाज एक चिंगारी थी जो पूरे देश में आजादी की आग लगा रही थी। लेकिन नेताजी ये भी अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ बातों से, सिर्फ नारों से आजादी नहीं मिलने वाली। और बस इसीलिए 1943 में उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसके बारे में सुनकर आज भी यकीन नहीं होता। पहले जर्मन और फिर जापानी सबमरीन, मतलब पनडुब्बी से हजारों मील का खतरनाक समुद्री सफर। दुश्मन की नजरों से बचते हुए वो यूरोप से सीधे एशिया पहुंचे। जापान पहुंचते ही उन्होंने एक ऐसी फौज की कमान अपने हाथों में ली जिसे इतिहास बनाना था। और यहीं से उदय हुआ आजाद हिंद फौज का एक नया दौर, एक नया अध्याय। अब देखिए, आजाद हिंद फौज यानी आईएनए पहले से थी, लेकिन नेताजी के आने से उसमें एक नई जान आ गई, एक नया जोश भर गया। उन्होंने हजारों सैनिकों की आंखों में बस एक ही सपना, एक ही लक्ष्य भर दिया, दिल्ली चलो। और फिर नेताजी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उस जमाने में तो क्या, आज भी सोचना मुश्किल है। उन्होंने बनाई रानी झांसी रेजिमेंट। ये कोई आम टुकड़ी नहीं थी, ये थी एशिया की पहली ऑल विमेन मिलिट्री रेजिमेंट। सोचिए, कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम था ये। और इसी जोश के बीच उन्होंने वो नारा दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ लाइनें नहीं थी, ये एक सौदा था, एक वादा था, एक ऐसी पुकार थी जिसने हर सिपाही के दिल में कुर्बानी का जज्बा जगा दिया।
इस नारे चलो दिल्ली के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज अब सिर्फ एक सपना नहीं थी, वो एक हकीकत बनने जा रही थी। नेताजी ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि एक पैरेलल सरकार बनाई और भारत की जमीन को आज़ाद कराने का प्लान तैयार कर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने आज़ाद हिंद की एक प्रोविजनल यानी अस्थायी सरकार बनाई, और कमाल की बात यह कि दुनिया के कई देशों ने उसे मान्यता भी दी। फिर उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अंग्रेजों से आज़ाद कराया और उन्हें नाम दिया शहीद और स्वराज। ये भारत का पहला हिस्सा था जो अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तो अब सरकार बन गई, जमीन का एक टुकड़ा आज़ाद हो गया। अब वक्त था आखिरी लड़ाई का। एक ही नारा गूंज रहा था, चलो दिल्ली, और आज़ाद हिंद फौज ने भारत की तरफ कूच कर दिया। इम्फाल और कोहिमा में जो लड़ाइयाँ लड़ी गईं वो ऐतिहासिक थीं। क्यों? क्योंकि यह पहली बार हो रहा था कि एक इंडियन आर्मी, एक भारतीय फौज अपनी ही जमीन पर ब्रिटिश अंपायर को सीधी टक्कर दे रही थी, एक सीधी मिलिट्री चुनौती। लेकिन ये लड़ाई, ये रास्ता फूलों का नहीं था, ये था संघर्ष का रास्ता। और यहीं से, इस संघर्ष से ही उनकी विरासत की असली कहानी शुरू होती है। सोचकर देखिए, घने जंगल, रुकने का नाम न लेती हुई बारिश, खाने की कमी, फैलती बीमारियां, ऊपर से हथियार भी कम पड़ रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने इन सब मुश्किलों का सामना किया। जज्बा तो आसमान छू रहा था, पर हालात शायद उनके साथ नहीं थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान कमजोर पड़ने लगा, तो आईएनए को भी पीछे हटना पड़ा। हाँ, जंग के मैदान में वो हार गए थे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि अंग्रेजों ने आईएनए के पकड़े गए सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला दिया देशद्रोह का। उन्होंने सोचा था कि इससे पूरे देश में डर फैल जाएगा, लेकिन जो हुआ वो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा था। इन मुकदमों के खिलाफ पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये एक जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। तो हुआ ये कि आज़ाद हिंद फौज जंग के मैदान में तो हार गई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने, उनकी कहानी ने आज़ादी की लड़ाई को वो आखिरी पुश दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सवाल यही है, जंग के मैदान में हारने के बावजूद क्या असल में ये नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज की सबसे बड़ी जीत थी? एक ऐसी जीत जिसने लड़ाई भले ही न जीती हो, पर पूरे देश का दिल जीत लिया, उसकी आत्मा को जगा दिया और एक ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये सोचने वाली बात है। तारीख थी 18 अगस्त 1945। एक खबर आती है और वो खबर पूरे भारत को मानो झकझोर कर रख देती है। ये कोई आम खबर नहीं थी, ये एक ऐसी खबर थी जो इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो खबर क्या थी? खबर ये थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हमारे बीच नहीं रहे। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि ताइवान के पास एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया है, उनका प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन क्या यह कहानी इतनी सीधी थी जितनी बताई जा रही थी? क्या यही पूरा सच था? और बस यहीं से शुरू होता है इतिहास का वो गहरा रहस्य जो आज तक इतने सालों बाद भी अनसुलझा है। तो चलिए इस विमान हादसे के पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हमें जाना होगा साल 1945 के उस दौर में जब पूरी दुनिया एक बहुत ही भयानक युद्ध की आग में झुलस रही थी। तो देखिए, साल था 1945 और माहौल में एक अजीब सी हताशा थी। दूसरा विश्व युद्ध लगभग अपने आखिरी दौर में था। जापान की हार करीब करीब तय लग रही थी और इसका सीधा असर पड़ रहा था नेताजी की आज़ाद हिंद फौज पर। मतलब सैनिकों के हौसले पस्त थे, हथियार खत्म हो चुके थे और चारों तरफ बस निराशा का अंधेरा था। लेकिन सोचिए, ऐसे टूटते हुए हालातों के बीच भी एक आवाज़ थी जिसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो आवाज़ थी नेताजी की। वो अपने सैनिकों के बीच जाते और कहते थे, हमारी हार अस्थायी है, हमारी कुर्बानी अमर है। क्या गजब का हौसला रहा होगा, है ना? आज भी ये शब्द प्रेरित करते हैं। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर कि कैसे आज़ाद हिंद फौज की एक सैन्य हार भारत के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत में बदल गई। ये अपने आप में एक कमाल की, एक अनोखी घटना थी। अब देखिए, अगर सिर्फ कागज पर देखें तो युद्ध के बाद आईएनए की हार हुई थी। ये साफ था, फौज को भंग कर दिया गया, सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन पर देशद्रोह के मुकदमे चला दिए गए। और दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटिश राज, जो जंग जीत चुका था। लेकिन
यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आईएनए के सैनिकों पर चलाए गए मुकदमों ने पूरे भारत में विद्रोह की एक ज्वाला सी भड़का दी। सड़कों पर लोग उतर आए, जन सैलाब उमड़ पड़ा, और सबसे बड़ी बात, रॉयल इंडियन नेवी ने बगावत कर दी। मतलब अंग्रेजों की जो जीत थी वो अब उनकी सबसे बड़ी हार बनने लगी थी। ब्रिटिश शासन की नींव बुरी तरह हिल चुकी थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को एक कड़वा सच समझ में आ गया। वो ये कि अब वो भारतीय सैनिकों के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। और जानते हैं, कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ इसी एक घटना ने भारत की आज़ादी को कई साल और करीब ला दिया था। तो चलिए अब वापस घूमकर उसी रहस्य पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, कि आखिर नेताजी का हुआ क्या? क्या वो सच में उस विमान हादसे में मारे गए थे, या फिर कहानी कुछ और ही थी? देखिए, खबर तो आ गई थी, पर सबूत कहीं नहीं थे। ना कोई शव बरामद हुआ, ना ही उनके अंतिम संस्कार का कोई पक्का प्रमाण मिला। बस बातें थी, अफवाहें थीं, और इन्हीं सब ने मिलकर उस रहस्य को जन्म दिया जो आज भी इतने दशकों बाद भी हमारे जहन में जिंदा है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। दशकों तक सरकारी जांच आयोग बने, जैसे शाहनवाज समिति और खोसला आयोग। इन दोनों ने तो यही कहा कि हाँ, नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में ही हुई थी। लेकिन फिर साल 2005 में आया मुखर्जी आयोग, और उसने सब कुछ पलट दिया। उसने कहा कि नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। अब सोचिए, इस एक रिपोर्ट ने रहस्य को सुलझाने की बजाय और भी गहरा कर दिया। तो सवाल उठता है, क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? कौन जाने, शायद नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, नेताजी का जीवन सिर्फ इस एक रहस्य तक सिमटा हुआ नहीं है। उनकी असली विरासत उनके विचारों में, उनके त्याग में आज भी जिंदा है। नेताजी ने हमें सिखाया कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और ये कि आज़ादी वो भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उनका पूरा जीवन ही त्याग, साहस और बलिदान का एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। और उनकी विरासत सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं है, वो तो हमारे चारों ओर जिंदा है। आज भी देश भर में देखिए कितने ही स्कूल, सड़कें और संस्थान हैं जो बड़े गर्व से उनका नाम अपने साथ जोड़ते हैं। ये इस बात का सबूत है कि नेताजी आज भी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। उनकी वो बुलंद आवाज आज भी कानों में गूंजती है, और उनका वो नारा जो सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक पूरी क्रांति का आवाहन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बात साफ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक आंदोलन थे, एक पूरी की पूरी क्रांति थे। वो भले ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हों, लेकिन भारत के दिल में वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इतिहास लिखता कौन है? जो युद्ध जीतते हैं वो, या फिर वो जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं? शायद इसका जवाब नेताजी की उसी अमर विरासत में ही छिपा है।